ट्रेसिंग हुई या जिस तरह से अभी आप लोगों ने इसको और बढ़ाया जब ओमिक्रॉन के केसेस डिटेक्ट होना शुरू हुए, आगरा के अंदर स्पेसिफिकली और पर्टिकुलर कितना तैयार हैं आप लोग ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए, और अभी क्या स्थिति है अगर आप इसको बताएं तो। नमस्कार सभी को। मेरे ख्याल से ओमिक्रॉन को लेकर हम लोग को सचेत होना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि पिछली बार भी देखा गया कि जैसा आप जानते हैं कि वायरस हमेशा बाहर से आता है, कुछ हमारा वेरिएंट यहाँ से भी रहा। चूंकि आगरा एक टूरिस्ट प्लेस है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ मूवमेंट बाहर से बहुत ज़्यादा होता है। जो इन हाउस मूवमेंट से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट में, उनसे एक तरह से हम गेटवे हो जाते हैं। और इस वायरस का जो आरंभ होता है, अक्सर पिछली बार भी देखा गया कि इटली से आया था जो लास्ट राउंड में, तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है एज ए गेट कीपर। तो चूंकि फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपने जैसे देखा कि जो पहला अलर्ट आया था वो बांग्लादेश को लेकर और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को देकर, और जो हमारे साउथ अफ्रीका से था, बोत्सवाना से था, तो इन सब के देखते देखते अब ये धीरे धीरे काफ़ी देशों में जा रहा है। इवन अपने देश में भी आ गया और अब गाजियाबाद में भी सुनाई पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली इस ओमिक्रॉन को लेकर हम लोग की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके लिए हम लोग ने अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग कर रखा है। हमारी आरआईटी काम कर रही है और हम लोग को जो भी डेटा फॉरेन ट्रैवलर्स का मिल रहा है उसमें हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। देखिए, जब मैं भी देखता हूं बड़े नजदीक से, तो एक तो डबल चैलेंज है अगर आगरा के लिहाज से समझना चाहूं मैं, क्योंकि आपने खुद भी बताया और हम सब जानते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट का मूवमेंट है मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक, अगर एक तरीके से आप कहें, क्योंकि जो हिंदुस्तान आ रहा है वो आगरा आ रहा है। सवाल ये है कि दोहरा चैलेंज मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ हम लोग उन लोगों को भी देखते हैं जिनसे अब हम लोग खुद कहते हैं कि सर आपने मास्क नहीं लगाया, सर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो वो अलग अलग तरह के बहाने हैं उनके, और ये भी कहते हैं कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि जब लोग इतने भारी मात्रा में आ रहे हो या ट्रैवलर्स का फ्लो बहुत ज्यादा हो, तो ये दोनों जो चुनौतियां उससे किस तरीके से आप लोग निपट रहे हैं, और कैसे लोगों को आप फिर से एक बार ये बताएंगे कि नहीं, जरूरी है आपको अभी भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं, वो दिख रहा है। बिल्कुल, ये बात हम लोग की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कोविड ने जो चीज सिखाया वो आपके बिहेवियर चेंज को जरूर सिखाया। हर चीज अगर हम नियम कानून के दायरे में ले जाकर करेंगे तो बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं हो पाता। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि हम उनको बिहेवियर चेंज की बात कराएं, हम उनको हेल्थ एजुकेशन से कहें, कोरिलेट करें, चाहे वो आईसी का माध्यम हो, चाहे आपका जो भी चैनल हो या न्यूज़पेपर हो। इसके बावजूद अगर जैसा कि आपने देखा कि मार्केट प्लेस हो, यहाँ जहाँ ज़्यादा लार्ज गैदरिंग हो, शादी समारोह हो, वहाँ पे भी अभी इसकी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अब जैसा कि प्रशासन ने धारा 144 और के साथ इन सब चीज़ों की नियम को स्ट्रिक्ट से सख्ती से लागू करने के लिए हर जगह आरंभ कर दिया है। अब बहुत जल्दी, चूंकि जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन आ चुका है और इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग के बीच में होगा ये। तो इसलिए अब प्रशासन भी इसको सख्ती करेगा। हम लोग किसी के स्तर पर भी जो गांव के जो समारोह हैं वहाँ पे जाके उनको बताया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। जो हमारे जैसे जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी हम लोग इसकी प्रायोरिटी पे जानकारी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, टोक रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग की स्ट्रेटजी है, रोको टोको, नहीं हो उसके बाद फिर हम इसके बाद जो भी लीगल एक्शन होगा वो उसके बाद। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो आप लोगों ने जो इसको रोकने के लिए जिस तरीके के अभी अभियान चलाए हुए हैं, या फिर जो भी एक्सपर्ट कमेटी देख रही है पूरे देश के अंदर इसको मॉनिटर कर रही है, एक रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया कि जिस तरह से अभी हम लोग ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर रहे हैं, फरवरी तक इसका जो पीक है वो आ सकता है। अब दिसंबर हम लोग देख रहे हैं खत्म होने को है, नया साल लग जाएगा, फरवरी आते आते टाइम नहीं होगा। कितना तैयार है खासतौर से आगरा के लिहाज से, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि कोविड के सेकंड वेव में या उसके बाद में बहुत सारी तैयारियां हम लोगों ने देखी, बहुत कोऑर्डिनेशन अलग अलग विभागों के हम लोगों ने देखे, लेकिन अभी चूंकि हम लोग बैक टू नॉर्मल है और अब फिर से ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट या ये जो खतरा है उसको लेकर कितना तैयार है, और अगर फरवरी पीक है तो फिर उसको लेकर के किस स्तर पर तैयारियां? बिल्कुल, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन या वाइल्ड वायरस जिसे कहते हैं कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो हमारे बीच होता है, तो हम उसकी दो चीज़ में एसेस करते हैं, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, जिसमें लोग बीमार पड़ते हैं और उसमें कितनी डेथ होती है। उसके हिसाब से ये हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर लोड पड़ता है और उनको हम लोग
उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखते हैं। जो जैसे हम लोग के सेकेंड वेव में देखा कि आपने काफी ज्यादा तादाद में लोग सीरियस हुए और लोग हॉस्पिटलाइज हुए, उसको हम लोग ने आंकलन करते हुए अपने चिकित्सालयों में पर्याप्त बेड सुविधा रहे, पर्याप्त ऑक्सीजन रहे, मेडिसिन की उपलब्धता रहे, इसके लिए हम लोग ऑन टोज हमेशा कि जल्दी से जल्दी लोगों को उपचार मिल पाए और पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध हो, चाहे वो बेड्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो मेडिसिन हो। इसके लिए हम लोग ने चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, इनको पूरी तरह तैयार कर रखा है। यहाँ पे अब 3-4 मेरे ख्याल से 4 ऑक्सीजन जनरेटर एसएन मेडिकल कॉलेज में एक्स्ट्रा लग चुके हैं। अब वहां पे लिक्विड ऑक्सीजन भी आ रही है, पहले से भी थी ऑलरेडी, लेकिन चूंकि डिमांड उस समय एकदम से रेज होती है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग ने ये पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके हिसाब इसी के अनुसार जहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे भी ऑलरेडी ऑक्सीजन जनरेटर लग गया है। जो अर्बन क्षेत्रों में चूंकि देखते थे पिछली बार बहुत सारा लोड आता था, बहुत सारे लोग एडमिट होते थे, तो उसको वो लोड कम करने के लिए हम लोग ने ये कोशिश की कि हमारी सारी सीएससीज में जितने बेड हैं सब ऑक्सीजन से उपलब्धता रहे सारे बेड्स में। इसके अतिरिक्त वहां पे वेंटिलेटर और जो जिसे आप बाईपैप कहते हैं इनकी भी सुविधा उपलब्ध रहे। पीकू 4 जगहों पे हमने पीकू बना रखा है, क्योंकि ये मानते हुए कि हमारा जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है अभी वो वैक्सीनेशन से उतना सिक्योर नहीं है, तो बच्चों की भी हमें हो सकता है वो भी संक्रमण में जाएं, तो उनकी भी करने के लिए हमने वहां पे पीडियाट्रिशियन को ट्रेन कर रखा है। वो जो एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्स हमें आवश्यक है, उसका भी लगातार ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा हम लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बैकअप में रख रखा है, उनकी भी ट्रेनिंग से स्टार्ट हो गई है। जैसे पहले भी आपने पूर्व में देखा कि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी है हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपने साथ जोड़ा है और उन्होंने भी हमें बहुत सारी सेवाएं देकर बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज अभी है, चूंकि आपने भी जिक्र किया, मैं इसी सवाल पर आने वाला था, वैक्सीनेशन का पार्ट। एक तो ये कितना इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करेगा, अगर मैं आपसे समझना चाहूं ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिहाज से, और दूसरा ये है आगरा में अभी वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज को लेकर के, और अभी कितना तेजी के साथ आप लोग इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग सिक्योर तो एटलीस्ट हो रहे हैं, ये तो रिसर्च कह रहा है, लेकिन अभी और कितना हमको तैयार रहने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन इसमें कितना इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से 2 ही हमारे पास है, या तो हम हर्ड इम्यूनिटी पाएं या वैक्सीनेशन। बिना इम्यूनिटी के इन वायरस से हम लोग अपने आप को सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। तो वैक्सीनेशन चूंकि अपने हाथ में है, वैक्सीनेशन के लिए सभी लोगों ने पहले पर्याप्त हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता हो गई, सब जगह हमारे सेशन लगे, और इस समय आगरा में हम लोग 80% से ऊपर फर्स्ट डोज सबको लग गई है। सेकेंड डोज भी हम लोग नियर अबाउट 40% के आसपास है, क्योंकि उसके बीच करीब 3 महीने का 89 डेज का डिफरेंस रहता है। तो हम लोग भी सेकेंड डोज उन्हीं हिसाब से जहां जहां फर्स्ट डोज जिस दी उसके समय के जो भी अंतराल के बाद वहां सेशन लगा रहे हैं। हम लोग स्टेट में नंबर वाइज अगर देखें तो फर्स्ट टॉप 5 में ही रहते हैं। सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट प्रशासन के हर विभाग द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो हमारी पंचायत हो, चाहे वो हमारे डीएसओ सप्लाई चैन हो, सारे लोग इसमें एकजुट होकर और सारी व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज करा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम इस वेव के आने से पहले 100% कम से कम फर्स्ट डोज कर लें, और मोर देन 60% हम लोग अपनी। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ एक सवाल मेरा और जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब ये वैक्सीनेशन वाले पार्ट को देखते थे, और स्पेशली जब हम लोग अर्बन एरियाज का सर्वे देखते थे और रूरल एरियाज का देखते थे, थोड़ा सा एक मिथ था, एक भ्रामक सी सिचुएशन उस समय थी। हालांकि बाद में वो धीरे धीरे बहुत कवर अप हुई है। अगर अभी आज आप ये कह रहे हैं कि आप 80% के आसपास हैं और इसको और तेजी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो माहौल अभी गांवों में बदला है? वो जो एक मिथ या एक इस तरीके की भ्रामक चीजें लोगों के जहन में थी वो निकली हैं, और वो लोग भी वैक्सीनेट के लिए उसी तरीके से आ रहे हैं, वैक्सीनेशन कराने के लिए उसी तरह से पहुंच रहे हैं? क्या स्थिति? बिल्कुल, अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं तो रोज हर वैक्सीनेशन में मुझे कम से कम वीक में मैं 2-3 दिन फील्ड पे रहता हूं, कहीं भी अब इस तरह के मिथ्स हो। 2-4 जरूर कुछ लोग डिनायल पे हैं, जिनको हमारे बाकी ब्लॉक के लोग या हमारे जैसे कोटे द्वार को लगाया गया है वो भी लोगों को समझा रहे हैं। तो
ये तो बहुत ही मिनिमल, बहुत कम लोग रह गए हैं। लेकिन ऐसा कोई जनरलाइज मिथ जो पहले था कि हम वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हमें बुखार हो जाता है या हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे मिथ बिल्कुल हट चुकी है। आप अभी भी अगर देखना चाहें तो अभी भी लाइन लग के, कोई भी शायद ही वैक्सीनेशन सेंटर हो जहां लाइन ना लगी हो, तो अगर लाइन लगी तो इसके मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों का अब जो वैक्सीन के लिए जो मिथ था वो खत्म हो चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब मिथ जैसा कुछ है। ये जरूर है कि उतना मोटिवेशन शायद अब उन लोगों को जरूरत है जो हार्डकोर के लोग रह गए, तो उन्हें हम मोबिलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमारी बहुत सारी संस्थाएं भी मोटिवेट कर रही हैं कि सेंट्रलाइज में आए। इसको देखते हुए अब रूरल में, जैसे आपने कहा कि अब हमने हाउस टू हाउस भी सर्वे स्टार्ट किया है, और हाउस टू हाउस जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं या किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको हम घर पे ही टीका लगा रहे हैं। तो वो जो ऑप्शन था एक कि कोई छूट जाए, वो भी ऑप्शन खत्म हो रहा है, और हम 100% वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी उन गांवों को दे रहे हैं जो गांव अपने यहां से 100% लोगों को सर्टिफाई कर रहा है। कुछ लोग जो देखा गया है कि गांवों से मोबिलाइज हो जाते हैं, चाहे वो रोजी रोजगार के लिए शहर में आते हो, कहीं जाते हो, उनको कैसे ट्रैप करें, इसके लिए हमने लेट नाइट भी सेशंस लगाने शुरू किए हैं। इवन संडे के दिन भी रूरल क्षेत्रों में लगाए हैं, और हमें उस पर रिजल्ट भी मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग, अगर आप फरवरी की बात कर रहे हैं, हम लोग जनवरी मिड तक 100% आने, हम उम्मीद यही करेंगे कि जनवरी से पहले ही हो जाए। लेकिन सर एक चीज और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं स्कूल कॉलेजेस भी ऑलमोस्ट सारे ओपन हो चुके हैं। पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है, एक तो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, जो लोग बड़ा अवेयर हैं वो वैसे ही पैनिक वाली सिचुएशन में जाना शुरू हो जाते हैं, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या फिर जो बच्चे निकल रहे हैं इस समय बाहरी और भी एक्टिविटीज में, वो बड़े कंसर्न है। तो एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के बच्चों को वो वैक्सीन कब आ जाएगी या उसको लेकर के क्या आप बता सकते हैं, और दूसरा ये है कि अभी से ओमिक्रॉन से कितना खतरा है उन बच्चों को जो 12 से कम एज वाले हैं या जो बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए स्पेशली पेरेंट्स क्या करें ऐसी सिचुएशन में जब ये खतरा हम लोग देख रहे हैं कि है अभी। देखिए, हम लोग, जैसे आपने पहले स्कूल की बात करी, तो स्कूल में हम लोग की कोशिश यही है कि पहले तो हम लोगों को बताया, और हम लोग अब फोकस सैंपलिंग भी कर रहे हैं। जिन जगहों पे हमें लगता है कि गैदरिंग ज्यादा है, यहाँ पे इन्फेक्शन की फैलने की संभावना रहती है, वहां पे हम लोग फोकस सैंपलिंग कर रहे हैं। हमारी आरआरटी की टीम जाती है और बल्क में, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या न हो, वहां पे हम सैंपलिंग कर रहे हैं। चाहे वो मार्केट प्लेस हो, चाहे वो हमारी दुकानदार हो या रेडी वाले हो, रिक्शा पुलर्स हो, टेम्पो चालक हो, कि जहां से हमको ये लगता है कि इन्फेक्शन आगे एग्जिस्ट कर सकता है, वहां पे हम लोग फोकस सैंपलिंग, उस पर्टिकुलर ग्रुप की सैंपलिंग कर रहे हैं। इसके साथ ये जरूर बता रहे हैं कि जो आपका डिस्टेंस, जैसे अभी तो पॉजिटिविटी लगभग नील है, विगत 4-5 दिनों में कोई केस नहीं, आज सुनने में आया केस आया है, तो पॉजिटिविटी बहुत कम है। अभी भी हमारे पास मौका है, अगर हम इन जो भी मैसेज दिए जा रहे हैं, चाहे वो हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा वर्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करता हूं, तो अगर हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के चलेंगे, हाथ में कोई भी अननोन जगह टच नहीं करेंगे तो हाथ धोएंगे या सैनिटाइज करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, तो इन सब चीजों से होगा क्या कि जो इन्फेक्शन की संक्रमण फैलने की जो दर है वो बहुत धीमी हो जाएगी, और लोड जो हॉस्पिटल्स पे आएगा वो मैनेजेबल होगा। देखिए, वाइल्ड वायरस है, डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसको आप जल्दी एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये अपना साइकिल पूरा करता है। तो अब जितना बड़ा हम प्लेटू बनाएंगे, जितना टाइम लेंगे, उतना हम सिक्योर रहेंगे, और हम अपने लोगों की जान बचा पाएंगे, और ज्यादा लोग की डेथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि डेथ होती है तभी जब बहुत ज्यादा लोड हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर ऐसा कोई भी नहीं है कि हम उसको बचा ना पाए, अगर टाइमली वो हमको पहुंच जाए। होता क्या है कि साफ सुविधाओं तक पहुंचते पहुंचते एक टाइम लैग हो जाता है, एक टाइम पीरियड हो जाता है, जहां पे वो ऑर्गन्स को इतना डैमेज कर देता है कि वो हमारी जो सिस्टम है उसको बचा नहीं पाता। ये चाहे हमारा देश हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, कोई। इसी के साथ एक सवाल मेरा जुड़ा हुआ ये है, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, तो आपने अभी हर्ड इम्यूनिटी की बात की, तो हर्ड इम्यूनिटी अब हो रही है धीरे धीरे लोगों के अंदर डेवलप, इस वजह से भी हम लोग थोड़ा सा ये उम्मीद कर सकते हैं कम से कम कि वो सेकंड वेव वाली सिचुएशन नहीं, और दूसरा हम लोगों ने सीखा है बहुत कुछ उस सेकंड वेव से, या तैयारियां हमारी उस स्तर पर आ गई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था
पिछली बार जो था और ये ओमिक्रॉन, दोनों में इन्फेक्शन रेट का तो बहुत डिफरेंस है, यानी वो इन्फेक्टिविटी बहुत तेज है, लेकिन जहां तक कि मॉर्बिडिटी की बात है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट की बात है, ओमिक्रॉन में काफी कम देखा गया है। परंतु आगे क्या होगा ये अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए जरूरी है कि हम सारे प्रिकॉशंस को लें, वैक्सीनेशन कराएं। हर्ड इम्यूनिटी की जहां तक बात है, हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो वायरसेस जिसके लिए हम प्रोटेक्टेड हैं उसके लिए हमारी इम्यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, परंतु ओमिक्रॉन के लिए वो इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्स करेगी इसको बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट अभी नहीं किया जा सकता कि वो इम्यूनाइजेशन किस लेवल तक। जैसे देखा गया जो स्टडीज आई हैं कि उनमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, वो हॉस्पिटलाइज कम रेट से हो रहे हैं, उनमें भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम रेट से हो रहे हैं, उनकी सीरियसनेस बहुत कम है। तो ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि वैक्सीनेशन जान तो बचाएगा ही बचाएगा। हो सकता है पॉजिटिव होने से ना बचा पाए, लेकिन आपको ज्यादा बीमार होने पे, सीरियस होने से या मृत्यु होने से, इससे तो निश्चित तौर पर अभी तक का जो रिसर्च है या जो डाटा है वो क्या कह रहा है, स्पेशली ओमिक्रॉन को लेकर के क्या है, मतलब इसको थोड़ा सा और अगर विस्तार से समझा पाए, जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके जहन में भी ये है कि क्योंकि हर बार हम देखते हैं एक नया वेरिएंट, एक नई तरीके की हम लोग एक्सरसाइज, एक नई तरीके की ड्रिल, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के क्या है जो रिसर्च है या अभी तक का जो डाटा है वो क्या कह रहा है? देखिए, ओमिक्रॉन जो हमारा कोई भी वायरस होता है, वायरस में एक mRNA स्ट्रैंड होती है जिसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं, म्यूटेशंस के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, और ये म्यूटेशन बॉडी को कैसे इफेक्ट करेंगे ये प्रिडिक्टेड नहीं होता, इसीलिए इनको वाइल्ड वायरस कहते हैं। इन्हीं म्यूटेशंस को करके हम वैक्सीन बनाते हैं, जब हम उसकी मॉर्बिडिटी खत्म करके उसकी एंटीजेनिसिटी को ले लेते हैं, यानी जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसके अगेंस्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ ये देखा गया कि जो म्यूटेशंस हुए और उसकी वजह से जो स्पाइक प्रोटीन्स आई या जो कवरिंग जिसे कह सकते हैं, जिससे हम मारते हैं वायरस को, वो चेंज है, काफी चेंज है। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें इन्फेक्टिविटी बहुत कई गुना बढ़ गई है, यानी कि एक पूर्व में देखा गया था कोविड एक इन्फेक्टिव पर्सन कितनों को कर सकता है, और ये उससे करीब 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा लोगों को कर लेता है। टाइम यानी डबलिंग टाइम देखा जाता है, वो भी इनमें ज्यादा देखा गया है। तो ऑब्वियसली इसमें ये तो तय है कि इसकी इन्फेक्शन रेट पूर्व के सभी कोविड वायरसेस से ज्यादा है, लेकिन ये जरूर है कि ये अभी रिसर्च का अभी रिसर्च हो रही है, WHO और बाकी सारे लोग देख रहे हैं कि इसका जो मॉर्बिडिटी है यानी हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, जो सीरियस होने की जो रेट है, वो दर है, वो देखा गया पहले से काफी कम है। तो लेकिन ये बढ़ने ना पाए, क्योंकि म्यूटेशंस ऑलरेडी कोई रोक नहीं सकता, किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकते, तो ये ना होने पाए उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, और हम लोग सभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा के रखेंगे, तो ये जो गंभीरता है किसी भी इन्फेक्शन की, वो उस लेवल तक नहीं ले जा पाए कि हमें हॉस्पिटलाइज होना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लोग डिनायल मोड में चल रहे हैं या जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हम लोग कह रहे हैं कि उनके लिए जरूरी है, या बार बार आप लोग क्यों लोगों से अपील करते हैं, या वो जो तमाम लोग जो कि चाह रहे हैं कि कम से कम अब वो सिचुएशन ना बने, जो भी अपील कर रहा है, लेकिन जो लोग डिनायल मोड में है, वो सेकेंड वेव को देखने के बाद भी, वो उन स्थितियों और परिस्थितियों को देखने के बाद भी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो डिनाइल मोड में है, मैं बाकी लोगों से कहूंगा कोई एज ए रिजर्वायर भी है हमारे लिए। ऐसे लोग वायरस को, जब हमारे पास इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो उस एरिया में एक तरह से डंपिंग प्लेस बन जाएंगे। तो जितने लोग ऐसे लोग हैं जो उनके आसपास रहते हैं या उनके साथ रहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें। खासतौर से जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे रिलीजियस लीडर्स हों या जो प्रधान हो या जो राशन देते हो, इन सबको हम लोग ने यूज किया है ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और लोग आ रहे हैं चेंज होके। ऐसा नहीं कि वो नहीं निकलते, थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग डिनाइल मोड पे 100% रहते हैं। हम ऐसा नहीं कि प्रशासन चाह ले या कोई नियम कानून बन जाए। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि हम लोग जब अक्सर निकलते हैं फील्ड पर भी रिपोर्टिंग के लिए, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपने मास्क नहीं लगाया, वो कहेंगे कि नहीं मैं तो घर पे छोड़ करके आ गया, या मेरी जेब में मैं भी लगा लूंगा, मैं यहां से वहां ही तो जा रहा था, मुझे नहीं होगा कोरोना। इस तरीके के जो एक्सक्यूज होते हैं, या फिर एक तरीके से कहें कि वो डिनाइल मोड में ही चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि उनके लिए क्या है। बिल्कुल, उनके लिए बस मेरा एक कहता है, हेल्थ एक ऐसा है, हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड चीज है, और ये हम ही ऐसा है जो हमारा नियर का है, जो हमारा निकट का है, उसको उसकी जान बचाना भी हमारा काम है और सबका काम है।
तो जितने भी लोग हैं एक दूसरे को जब तक नहीं टोकेंगे, रोकेंगे कि भाई तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया। आप देखिए एक टेम्पो में अगर आदमी कोई अगर स्मोकिंग करता था, आज देखिए लोग उन्होंने टोकना शुरू कर दिया, आपको बहुत कम स्मोकर्स मिलेंगे। तो ये चीजें टोकने से बढ़ेगी। आप बिहेवियर चेंज है, मैं मानता हूं कि एक दिन की चेंज नहीं हो पाएगा। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि मास्क लगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बीमारी हम सबको इफेक्ट करेगी। हम सब लोग इन्फेक्टिव मोड पे जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस तरह का पालन नहीं करते उनको रोकें, उनको टोकें और उनसे कहें इसका वो लोग पालन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और आपने जो बात कही है मुझे लगता है कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे कम से कम इस बात को समझेंगे। एक डॉक्टर होने के नाते आपने जो बात बताई आपकी बात को मानेंगे। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है और जो नहीं लगा रहे उनको कम से कम रोके टोके जरूर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।